जय हिंद दोस्तों, डीपी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रीलिम्स अंतिम वार की सीरीज़ चल रही है हमारी, जिसमें आज हम पढ़ेंगे जो मध्यकालीन इतिहास है, मेडिवल हिस्ट्री के बारे में। इसमें देखेंगे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो प्रशासनिक प्रणाली है, इसको देखेंगे। जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के तथ्यों से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। बाकी आप लोगों ने मेडिवल हिस्ट्री पढ़ा होगा पहले। तो जो वंश हैं, जैसे दिल्ली सल्तनत में थे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, ठीक है। इस तरीके से कई वंश थे। कहानियाँ बताई जाती हैं किस तरीके से अरबियाँ हैं, किस तरीके से तुर्कियाँ हैं, ठीक है। मोहम्मद गोरी ने 1192 में तराइन का युद्ध किया, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। 1192 में फिर युद्ध हुआ, तो इस टाइम पृथ्वीराज चौहान जो हार गया मोहम्मद गौरी से, ठीक है। कहानियाँ से तो याद होती है, लेकिन क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन वहाँ से बनते नहीं हैं। आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। क्वेश्चन प्रीलिम्स में अधिकतर क्वेश्चन जो आते हैं वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक प्रणाली से ही आते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सल्तनत कालीन जो स्थापत्य कला हैं, जो कल्चर है इसके, जो स्थापत्य कला है, ठीक है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, ये किसने बनवाया था? इसका निर्माण किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? ये 1206 से लेकर 1210 तक शासक बना। ये ऐबक को जो है तुर्की राज का जो है संस्थापक भी माना जाता है, ठीक है। प्रथम जो है तुर्क शासक था। ये जो अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? लाहौर बनाया था, लेकिन दिल्ली से ही शासन कर रहा था, ठीक है। इसने कई काम करवाए, जैसे इसने निर्माण रखा था कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, किसका? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का। पहले ये जैन मंदिर था, बाद में विष्णु मंदिर बना, ठीक है। ऐबक ने इसे मस्जिद बना दिया। भारतीय इस्लामिक शैली में निर्मित यह प्रथम स्थापत्य शैली है। इसका विस्तार इल्तुतमिश एवं अलाउद्दीन खिलजी द्वारा भी किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अजमेर में इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। यह एक संस्कृत विद्यालय था। इसकी दीवारों पर हरिकेली नाटक के अंश मिलते हैं, ठीक है। एक है कुतुब मीनार जो दिल्ली में है। इसका निर्माण जो है इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, ठीक है। और इल्तुतमिश ने जो है तीसरी मंजिल बनवाई थी इसकी। फिरोज़ शाह तुगलक ने मरम्मत एवं एक मंजिल बनवाई, एवं सिकंदर लोदी ने भी मीनार की मरम्मत करवाई थी। आप यूट्यूब पे चाहे आप फ़ोटो देखिएगा गूगल पे, तो जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार के ऊपर का जो भाग है वो संगमरमर का बना हुआ है, बाकी और बलुआ पत्थर का बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है सुल्तानगढ़ी का मकबरा। इसका निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया। यह दिल्ली में स्थित है, ठीक है। अतारकीन का दरवाज़ा, इसका निर्माण इल्तुतमिश ने नागौर ज़िला में राजस्थान में करवाया, ठीक है। हौज शमसी या शमसी ईदगाह, इसका भी जो निर्माण था वो इल्तुतमिश ने बदायूं में करवाया था, ठीक है। एक है अलाई दरवाज़ा। यह कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार है। अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। यहाँ पहली बार घोड़े की नाल की आकृति में मेहराब बनाया गया, ठीक है। जमात खाना मस्जिद, इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, ठीक है। उखा मस्जिद मुबारक शाह खिलजी ने भरतपुर राजस्थान में इसका निर्माण जो है करवाया था, ठीक है। तुगलकाबाद का किला, इसका निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। गयासुद्दीन तुगलक का जो मकबरा है यह दिल्ली में स्थित है। यह पंचकोड़ी है, ठीक है। आदिलाबाद किला दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था इसे, ठीक है। कोटला फिरोज़ शाह, दिल्ली में फिरोज़ शाह तुगलक ने इसका निर्माण करवाया था, फिरोज़ शाह कोटला। काली मस्जिद फिरोज़ शाह तुगलक द्वारा निर्मित है ये, ठीक है। खान जहाँ तेलंगानी मकबरा निज़ामुद्दीन में स्थित अष्टकोड़ी मकबरा है। इसका निर्माण जौना शाह खान शाह ने करवाया था, ठीक है। ये रही इसकी स्थापत्य कला दिल्ली सल्तनत की, ठीक है। अब हम देखेंगे जो केंद्रीय इनका प्रशासन था।
आरिज़ ममालिक किसको कहते थे? सैन्य विभाग का जो प्रधान होता था उसको बोला जाता था। इंसाई ममालिक पत्राचार विभाग का जो प्रधान होता था उसको बोला जाता था। रसालत ए ममालिक विदेश विभाग का जो प्रधान होता था उसको बोला जाता था। ठीक है। मुस्तौफ़ी ए ममालिक राज्य व्यय की जांच करने वाला था उसको बोला जाता था। मुशरिफ ए ममालिक जो राज्य आय की जांच करता था। ठीक है। बरीद ए ममालिक गुप्तचर विभाग का प्रधान होता था। काजी अल कुजात न्याय विभाग का प्रधान होता था। मुफ्ती ये धर्म की व्यवस्था करने वाला था। ठीक है। मुशरिफ ये किसानों से भूमि कर लेने वाला था। वक्फ वो भूमि जो धार्मिक कार्यों के लिए सुरक्षित कर दी गई हो, ठीक है, उसको वक्फ बोला जाता था। एक कथन है आर्य शर्मा द्वारा कि विश्वासघात में उसका आरंभ हुआ, दानशीलता पर वह विकसित हुआ और आतंक में उसका अंत हुआ। यह कथन जो है डॉक्टर आर्य शर्मा ने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा था। ठीक है। नेक्स्ट है व्यवहार, इमारतों का निर्माण करने वाला। मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मेनिरियस की उपाधि मिली थी। फिरोज शाह तुगलक एकमात्र ऐसा शासक था जिसने स्वयं को खलीफा का नायब कहा। फिरोज शाह तुगलक ने सर्वप्रथम अपनी कुल आय का ब्यौरा तैयार करवाया था जो 6 करोड़ 75 लाख थी। ठीक है। मोहम्मद गोरी ने कहा था अन्य मुसलमानों के एक बेटा हो सकता है या 2 मेरे अनेक हज़ारों बेटे हैं। ठीक है। कुछ ऐसे कथन है जो आते हैं। अब देखते हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में। विजयनगर जैसे हम लोग क्या होता है कि कहानियाँ तो पढ़ते हैं ना, लेकिन जैसे जो दक्षिण भारत में विजयनगर बहमनी साम्राज्य था, ये बहुत बड़ा साम्राज्य था। यहाँ से क्वेश्चन हर साल आते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, इसको स्किप कर देते हैं। लेकिन इसको स्किप नहीं करना है आप लोगों को। ठीक है। इसको अच्छे से और थोड़ा कंसंट्रेट होकर पढ़िएगा, यहाँ से क्वेश्चन बार बार आते हैं। इसके प्रशासन की बात करें तो केंद्रीय प्रशासन में विजयनगर साम्राज्य का शासन राजतंत्रात्मक था। राजा को राय कहा जाता था। राजा को जो है राय कहा जाता था। ठीक है। वह ईश्वर के समतुल्य माना जाता था। प्राचीन काल की भांति राज्य की सप्तांग विचारधारा पर जोर दिया गया। जो सप्तांग विचारधारा, इस पर जोर दिया गया। विजयनगर नरेश अपने जीवन काल में ही उत्तराधिकारियों को नामजद कर देते थे। ठीक है। विजयनगर शासकों ने धर्म के मामलों में धर्मनिरपेक्ष नीति अपनाई। राज्य परिषद यह राजा की शक्ति पर नियंत्रण की सबसे शक्तिशाली संस्था थी। राजा राज्य के समस्त मामलों एवं नीतियों के संबंध में इससे परामर्श लेता था। ठीक है। राज्य परिषद में प्रांतों के नायक, सामंत शासक, प्रमुख धर्माचार्यों, विद्वानों, संगीतकारों, कलाकारों, व्यापारियों, यहाँ तक कि विदेशी राज्यों के राजदूत को भी शामिल किया जाता था। ठीक है। नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद। राज परिषद के बाद मंत्रिपरिषद नामक संस्था थी। इसका प्रमुख अधिकारी प्रधानी या महाप्रधानी होता था। ठीक है। राजा एवं युवराज के बाद केंद्र का सबसे प्रधान अधिकारी प्रधानी होता था, जिसकी तुलना हम मराठा कालीन पेशवा से कर सकते थे। उस टाइम जो दक्षिण में पेशवा थे मुग़ल काल के बाद, ठीक है, उनसे कर सकते हैं। रायसम यह सचिव होता था जो राजा के मौखिक आदेशों को लिपिबद्ध करता था। ठीक है। कौन? ये जो रायसम होता था। ठीक है। कर्णिकम यह लेखाधिकारी होता था। ठीक है। नेक्स्ट है प्रांतीय प्रशासन। प्रांत जो है विजयनगर साम्राज्यों कई प्रांतों में बटा था। प्रांत मंडलों में बटा हुआ था। मंडल जैसे कमिश्नरी इस टाइम होती है। मंडल कोट्टम में बटा हुआ था। ठीक है। कोट्टम जो है वलनाडु को जिला बोला जाता था उस टाइम। ठीक है। कोट्टम नाडु में बटा हुआ था। ठीक है। नाडु तहसील बोला जाता था इसको। ठीक है। नाडु मेल ग्रामों में बटा हुआ था। मेला ग्राम जो होता था ग्राम का एक समूह था। मेला ग्राम उर एवं ग्रामों से मिलकर बना हुआ था। उर जो है ग्राम जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। उर जो है सबसे छोटी इकाई थी। ठीक है। नेक्स्ट है प्रांतीय प्रशासन, ये तुम देख चुके हैं। न्यायाधिकार व्यवस्था। इस व्यवस्था के अंतर्गत विजयनगर नरेश सैनिक एवं असैनिक अधिकारियों को उनकी विशेष सेवाओं के बदले भू क्षेत्र विशेष प्रदान करते थे। ठीक है। जो सैनिक होते थे, ये सैनिक और असैनिक के जो
बदले उनको क्या होता था, भूक्षेत्र क्या है, प्रदान किया जाता था। ठीक है, ये जो भूक्षेत्र उनको क्या किया जाता, प्रदान किया जाता था। ठीक है, यह भूमि अमरम कहलाती थी। यह भूमि क्या कहलाती थी, अमरम। यह है अमरम कहलाती थी। इसे ग्रहण करने वाले अमर नायक कहलाते थे। प्रारंभ में यह व्यवस्था सेवा शर्तों पर आधारित थी, जो बाद में आनुवंशिक हो कर दी गई। ठीक है, उम्बली पद्धति, ग्राम में कुछ विशेष सेवाओं के बदले लगान मुक्त भूमि दी जाती थी। यह उम्बली पद्धति कहलाती थी। ठीक है, रथ, खत, कोड़गे, युद्ध में शौर्य प्रदर्शन करने वाले या युद्ध में अनुचित रूप से मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि रथ, खत, कोड़गे कहलाती थी। ठीक है, कुट्टगी, ब्राह्मण मंदिर बड़े भूस्वामी जो स्वयं खेती नहीं करते थे, वे इस भूमि को अन्य किसानों को पट्टे पर उठाया करते थे। यह भूमि कुट्टगी कहलाती थी। ठीक है, कुद्दी, खेती में लगे किसान मजदूर को कुद्दी कहा जाता था। ठीक है, भंडारवाद ग्राम, ऐसे ग्राम जिनकी भूमि राज्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण में थी, इन ग्रामों को किसान राज को कर देते थे। ठीक है, स्थानीय प्रशासन की बात करें, इस काल में सभा, महासभा, उर एवं महाजन नामक ग्रामीण संस्था थी। गांव की सार्वजनिक जमीन को बेचने का अधिकार था। ये ग्राम सत्राएं राजकीय करों को भी एकत्रित करती थी। ठीक है, वायदे ग्रामों की सभाओं को चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था। ठीक है, नाडू, यह गांव से एक बड़ी राजनीतिक इकाई थी। इस संस्था को नाडू एवं सदस्यों को नातवार कहा जाता था। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में आयगार व्यवस्था, स्थानीय प्रदेशों के शासन की व्यवस्था प्रचलित थी। ठीक है, आयगार व्यवस्था, इस व्यवस्था के अनुसार एक स्वतंत्र इकाई के रूप में प्रत्येक ग्राम को संगठित किया गया। इसके प्रशासन के लिए 12 शासकीय व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था। इस 12 शासकीय व्यक्तियों के समूह को आयगार कहा जाता था। ठीक है, इनकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती थी। ये पद आनुवंशिक था। आयगारों को वेतन रूप में लगान एवं कर मुक्त भूमि प्रदान की जाती थी। इनको भी जो है जो वेतन होता था, इनके वेतन, लगान और कर मुक्त जो है भूमि दी जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य के कर। जो विजयनगर साम्राज्य के कर थे, विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख कर कदमई, ठीक है, मगमाई, कनकई, कत्तनम, वरम, भोगम, वारी, पत्तम, इराई और कतायम, ये कुछ कर थे। विजयनगर साम्राज्य में विवाह कर भी लिया जाता था। ठीक है, याद रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य में विवाह कर भी लिया जाता था। विजयनगर साम्राज्य में वेश्याओं से प्राप्त कर से पुलिस को वेतन दिया जाता था। ठीक है, शिष्ट नामक कर राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था उस टाइम। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के सिक्के, सोने के सिक्के बरा जो सर्वाधिक प्रसिद्ध थे, इनके अन्य नाम थे हुड़ या पगोड़ा कहा जाता था। अन्य सिक्के प्रताप, फड़म, ठीक है, चांदी के सिक्कों को तार बोला जाता था। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य में समाज कैसा था। विजयनगर साम्राज्य में समाज शास्त्रीय परंपराओं पर आधारित था। विजयनगर साम्राज्य वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। ठीक है, वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। ब्राह्मणों को अनेक विशेषाधिकार प्राप्त थे। ब्राह्मणों को मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता था। ठीक है, ब्राह्मणों को मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता था। सतशूद्र, ये शूद्र थे जिन्होंने ऊंची जाति के लोगों के विशेषाधिकार थे, उनको हड़प लिया था। ठीक है, एक्चुअली होता क्या था कि दक्षिण भारत में इतनी ज़्यादा बुराई थी कि जो छोटी कास्ट के लोग होते थे, जो वर्ण व्यवस्थाएं बटी हुई थी, तो जो शूद्र होते थे, शूद्र अगर कोई रास्ते से गुजर रहा है, जैसे ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं या वैश्य हैं, तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते थे कि उनसे कोई स्पर्श ना हो सके। अपने पीछे
झाड़ू या कोई पत्ती बड़ी सी बांध लेते थे कि उनके जो पैरों के निशान हैं वो जहाँ चले उनके निशान मिट जाएं। यहाँ तक होता था कि अगर कोई बड़े कुल का आदमी जा रहा है, ब्राह्मण या क्षत्रिय जा रहा है, तो ये अपना जो चप्पल होता था अपने सर पर रख लेते थे। अच्छा, इनके साथ बहुत भेदभाव हुए। इसीलिए जब संविधान बना तो मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 15 कहा गया है कि हम किसी भी जाति के साथ भेदभाव नहीं कर सकते धर्म, जाति, लिंग के आधार पे। ठीक है। अनुच्छेद 17 यही छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता का अंत किया। ठीक है। फिर सबको जो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। ठीक है। अच्छा, फिर अभी देखिए आप जहाँ भी जाएंगे, उत्तर भारत चाहे जहाँ भी जाइए, किसी गांव में जाइए, तो जो हरिजन होते थे, हरिजन चाहे जो एससी हो गए, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, गांव के बीचों बीच क्या होता था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों रहते थे। गांव के बाहर हमेशा अम्बेडकर की मूर्ति लगी रहती थी। इनको मलेच्छ बोला जाता था। इनको बाहर ही हमेशा लोग सोचते थे गांव में किसी का इनका स्पर्श ना हो। ठीक है, ये समस्याएं थी, लेकिन खैर इससे लोग बाहर निकल रहे हैं। नेक्स्ट है दास प्रथा। दास प्रथा, विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। मनुष्यों के क्रय विक्रय को बेशबाक कहा जाता था। स्त्रियों की दशा की बात करें, विजयनगर में स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक थी। स्त्रियां कुछ थी, जैसे स्त्रियां मल्ल योद्धा, ठीक है, ज्योतिषी, भविष्यवक्ता, अंगरक्षिकाएँ, सुरक्षाकर्मी, लेखाधिकारी, लिपिक एवं संगीतकार होती थी। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य एकमात्र साम्राज्य था जिसके विशाल संख्या में स्त्रियों को विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया था। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य में देवदासी प्रथा प्रचलित थी। देवदासियों को मंदिरों में देव पूजा के लिए रखा जाता था। इन्हें वेतन भी दिया जाता था। ठीक है। समाज में पर्दा प्रथा जो है प्रचलित थी। विधवाओं की स्थिति दयनीय थी। ठीक है। नेक्स्ट है सती प्रथा। विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा प्रचलित थी। लिंगायत समुदाय जो संप्रदाय था कि विधवाओं को जीवित दफना दिया जाता था। ठीक है। नेक्स्ट है गणपेंद्र। यह पैर में पहने जाने वाला कड़ा था। यह युद्ध में वीरता का प्रतीक होता था। विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख त्यौहार महानवमी था। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य काल में यक्षगान नृत्य का विकास हुआ। किसका? यक्षगान जो नृत्य है इसका विकास हुआ। लिपाक्षी कला, यह विजयनगर साम्राज्य की स्वतंत्रता चित्रकला शैली थी। ये छड़ी शैली, यह विजयनगर साम्राज्य में नृत्य एवं संगीत की मिश्रित शैली थी। ठीक है। नृत्य एवं संगीत की क्या थी? मिश्रित शैली थी। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य में बाल विवाह प्रचलित था। कुलीन एवं राजाओं में बहु विवाह प्रचलित था। विजयनगर में बृहत स्तर पर वेश्यावृत्ति थी, ये प्रचलित थी और संगठित भी थी। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य में नंदीनागरी लिपि का प्रयोग हुआ। 1367 ईस्वी की लड़ाई में पहली बार विजयनगर, बुक्का प्रथम तथा बहमनी जो राज था मोहम्मद शाह प्रथम के बीच युद्ध में बहमनी शासक ने पहली बार तोप का प्रयोग किया। ठीक है। ये बात याद रखिएगा, पहली बार तोप का प्रयोग कब हुआ था। ठीक है। इसके बाद जब बाबर आया ना 1526 ईस्वी में, तो उसने बहुत बड़े पैमाने पर तोप का प्रयोग किया था। ठीक है। नेक्स्ट है सोनार की बेटी का युद्ध। यह युद्ध विजयनगर शासक देवराय तथा बहमनी शासक फिरोज शाह के बीच हुआ था। कृष्णदेवराय की रचनाएं आमुक्त मालद ये तेलुगु में है, जामवंती कल्याण ये संस्कृत में है। ठीक है। उषा पर्णय, विरूपाक्ष ने संस्कृत में नारायण विलास नामक पुस्तक लिखी। ठीक है। कृष्णदेवराय ने के अष्टदिग्गजों से पेड़ान को आंध्र कविता का पितामह कहा जाता है। विजयनगर साम्राज्य में कालीकट प्रमुख बंदरगाह था। कौन था? अगर क्वेश्चन पूछे विजयनगर साम्राज्य में कौन सा प्रमुख बंदरगाह था, तो कौन है? कालीकट। ठीक है। नंदीतिम ने परिजात हरण की रचना की थी। ठीक है। नन्या ने महाभारत को तेलुगु भाषा में अनुवाद प्रारंभ किया था, परंतु पूर्ण नहीं कर सका। वीरभद्र ने कालिदास रचित
अभिज्ञान शकुंतलम का तेलुगु भाषा में अनुवाद किया था। ठीक है। हरिहर केशवर 12 सिक्कों पर हनुमान एवं गरुड़ की आकृति का अंकन हुआ था। सदाशिवराव के सिक्कों पर लक्ष्मी नारायण की आकृतियों का अंकन हुआ था। तुलु वंश के सिक्कों पर बैल, गरुड़, उमा महेश्वर, वेंकटेश और बालकृष्ण की आकृतियों का अंकन हुआ था। विजयनगर साम्राज्य में सबसे अधिक निर्यात काली मिर्च का, सबसे अधिक आयात घोड़े का होता था। ठीक है। सबसे अधिक जो निर्यात होता था वो काली मिर्च का, और सबसे अधिक जो आयात होता था, जो आता था, वो घोड़े का। जो इराक ईरान वाले क्षेत्र हैं, यहाँ से घोड़े बहुत मंगवाए जाते थे पहले भी, प्राचीन भारत में भी। ठीक है। मध्य एशियाई देश से। बहमनी साम्राज्य, इसकी स्थापना जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण भारत में साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण करते हुए दक्षिण के अधिकांश भाग पर अधिकार कर लिया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इनके प्रशासन के लिए अमीरान ए सदह नामक अधिकारी नियुक्त किए। इन्हें सादी भी कहा जाता था। ठीक है। ये अधिकारी राजस्व वसूल करते थे, साथ ही सैनिक टुकड़ों के भी प्रधान होते थे। ये बहुत शक्तिशाली थे। ठीक है। जब तुगलक शासन के विरुद्ध सर्वत्र विद्रोह प्रारंभ हुआ, इसका लाभ उठाकर सादी अमीरों ने भी विद्रोह प्रारंभ कर दिया। ये जैसे ही सब सेट करके आता ना दक्षिण भारत में तुगलक, क्या होता था, सब वहाँ विद्रोह कर देते थे। हरिहर बुक्का नाम के लोग दो थे, वो हमेशा विद्रोह कर देते थे। दौलताबाद में नियुक्त तुगलक वायसराय को पराजित कर दौलताबाद पर अधिकार कर लिया। इस्माइल को इन अमीरों ने अपना नेता चुना। इस्माइल ने अमीरों के इस संघ के प्रमुख व्यक्ति हसन को अमीर उमरा एवं जफ़र खां की उपाधि से विभूषित किया। जफ़र खां ने सांगर और गुलबर्गा पर अधिकार कर लिया। अपनी शक्ति एवं सफलताओं के कारण जफ़र खां बहुत लोकप्रिय हो गया तथा इस्माइल शाह ने उसके पक्ष में सत्ता समर्पित कर दी। 1346 ईस्वी में जफ़र खां ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण की और नए बहमनी वंश का संस्थापक बना। ठीक है। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह हसन गंगू के नाम से जाना जाता था। इसने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। इस समय दिल्ली सल्तनत पर मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। ठीक है। ये जो मोहम्मद बिन तुगलक था, ये दिल्ली सल्तनत का शासन था। 1325 ईस्वी से लेकर 1351 ईस्वी तक था। ये बहुत योग्य था। इसको कई भाषाओं का ज्ञान था, अरबी, फारसी, और बहुत ही विद्वान आदमी था। एक खगोल शास्त्र भी था, दर्शन गणितज्ञ भी था, चिकित्सक था, कई तरीके से सोचता था। ठीक है। इसके समय में जो इब्न बतूता था 1333 ईस्वी में, ये भारत आया हुआ था। और इसकी एक पुस्तक है इब्न बतूता की, जिसको रहला कहते हैं, रहला। ये इसके जो कार्य हैं, जैसे कार्य तो इसने बढ़िया बढ़िया किया। द्वाब में कर किया, कर वृद्धि की, देवनागरी राजधानी बनाया, दिल्ली से दौलताबाद ले गया, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन था इसका, कराची अभियान था, खुरासान अभियान था, लेकिन सब इसका विफल रहा। ठीक है। ये ऐसा शासक था। ठीक है। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह हसन गंगू। ठीक है। इसने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। इस समय दिल्ली सल्तनत पर मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। इसने कंधार, कोटगिरी, कल्याणी, बीदर, गुलबर्गा एवं दाबुल पर अधिकार कर लिया। मोहम्मद प्रथम यह हसन गंगू का पुत्र था। इसका शासन विजयनगर एवं तेलंगाना के साथ युद्ध में बीता। ठीक है। इसने तेलंगाना के युद्ध में कयाप नामक नायक को पराजित किया तथा तेलंगाना में राज सिंहासन तख्त ए फिरोजा को छीन लिया। अच्छा, इस समय क्या हुआ, कुछ सूफी संत थे और कुछ संप्रदाय थे, इसको देखते हैं। सूफी सिलसिले और संप्रदाय। चिश्ती सिलसिला, जो प्रमुख चिश्ती सिलसिला है, अबू अब्दाल चिश्ती इसके संस्थापक थे। ठीक है। ये भारत के बाहर रहते थे। शेख हारून मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु थे। ठीक है। मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में चिश्ती संप्रदाय के जो है संस्थापक माने जाते हैं। बख्तियार काकी मोइनुद्दीन चिश्ती के जो है शिष्य थे। ठीक है। बाबा फरीद बख्तियार काकी के जो है शिष्य थे। ठीक है। निज़ामुद्दीन औलिया ये बाबा फरीद के जो है शिष्य थे। ठीक है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की। ठीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की।
चिश्ती संप्रदाय भारत में ही चला, अफ़गानिस्तान की शाखा समाप्त हो गई। ठीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ये 1192 ईस्वी में शिहाबुद्दीन गौरी की सेना के साथ भारत आए, कुछ दिन लाहौर में ठहरे, बाद में अजमेर जाकर बस गए। इनकी यात्राएं लाहौर में, दिल्ली, फिर अजमेर, ठीक है, जहाँ जहाँ गए ये। जन्म इनका अफ़गानिस्तान के सिस्तान में हुआ, मृत्यु जो है इनकी राजस्थान में हुई। खान का जो दरगाह है अजमेर राजस्थान में, ठीक है, यहीं पर। शिष्य जो है इनके योगी रामदेव, जयपाल, शेख हमीद उद्दीन नागौरी एवं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इनके समय अजमेर पर पृथ्वीराज चौहान का शासन था। मुग़ल सम्राट अकबर ने इनकी दरगाह की 2 बार पैदल यात्रा की। इन्होंने धर्मांतर को गलत माना था, ये धर्म की स्वतंत्रता में विश्वास रखते थे। ठीक है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। ठीक है, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के क्या थे? शिष्य थे। ये इल्तुतमिश के समय भारत आए हुए थे। ठीक है। अगर उपाधियों की बात करें, कुतुब उल आफ्ताब, ठीक है, रईस उल सालिकी, सिराज उल औलिया, शिष्य बाबा फरीद, ठीक है, शेख फरीद जो इनके थे। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद एवं कुतुब मीनार बख्तियार काकी को समर्पित है। जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है, ठीक है, ये इन्हीं की याद में बनाया गया, और बख्तियार काकी को जो कुतुब मीनार है ये इन्हीं की याद में बनाया गया। ठीक है। इनका जन्म फरगना में हुआ, मृत्यु कहाँ हुई? दिल्ली में। ठीक है। कुछ भक्ति आंदोलन देखते हैं जो दक्षिण भारत के और उत्तर भारत के हैं। ठीक है। दक्षिण भारत के जो प्रमुख संत थे आंदोलन में, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्क, अलवार संत और नैनवार संत। ठीक है। शंकराचार्य भारत के केरल में अलवर नदी के तट पर कलादी ग्राम में 778 ईस्वी में हुआ था इनका जन्म। ठीक है। मृत्यु इनकी बद्रीनाथ 1820 ईस्वी में। इनकी उपाधि थी परमहंस। ठीक है। इनकी उपाधि क्या थी? परमहंस थी। दार्शनिक मत था, अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। ठीक है। इनका कार्य नव ब्राह्मण धर्म की स्थापना करना। ठीक है। दर्शन विचार की बात करें, जगत को मिथ्या तथा ईश्वर को सत्य मानना। ठीक है। ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ज्ञान मार्ग पर बल दिया। बौद्ध धर्म की महायान शाखा से प्रभावित होने के कारण इन्हें प्रच्छन्न बौद्ध कहा गया है। ठीक है। प्रमुख रचनाओं की बात करें, ब्रह्मसूत्र भाष्य, गीता भाष्य, उपदेश साहसी, मरसा पच्चम। ठीक है। स्थापित मठ जो है इनके, इन्होंने मठ जो स्थापित किया था, ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ उत्तराखंड। ठीक है। गोवर्धन पीठ पुरी में उड़ीसा में, शारदा पीठ द्वारका में गुजरात में। ठीक है। श्रृंगेरी पीठ मैसूर कर्नाटक में। ठीक है। कांचीपुरम पीठ ये तमिलनाडु में है। ठीक है। बद्रीनाथ उत्तराखंड में विष्णु को समर्पित है। ठीक है। पूरी उड़ीसा में बालभद्र सुभद्रा को समर्पित है। द्वारका में कृष्ण भगवान, मैसूर में क्या है? शंकर भगवान को, शिव जी को। नेक्स्ट है रामानुज। इनका जन्म जो है तिरुपति में हुआ था। ठीक है। तिरुपति आंध्र प्रदेश में। गुरु थे इनके यादव प्रकाश। दार्शनिक मत इनका विशिष्ट द्वैतवाद था। ठीक है। संप्रदाय इनके वैष्णव संप्रदाय के थे। दर्शन विचार जो था इनका, रामानुज सद्गुण ईश्वर में विश्वास करते थे। इन्होंने भक्ति मार्ग को मोक्ष का साधन बताया। ठीक है। भक्ति से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। रामानुज का विशिष्ट द्वैतवाद का मत शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में प्रतिक्रिया थी। रामानुज के अनुसार ब्रह्मा, जीव तथा जगत तीनों में विशिष्ट संबंध है तथा तीनों सत्य है। ठीक है। रचनाओं की बात करें, बेताज सार, ब्रह्मासूत्र भाष्य, भगवद गीता पर टीका एवं न्याय कुलिस की रचना। ठीक है। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत रामानुज ने की तथा रामानुज को दक्षिण भारत में विष्णु का अवतार मानते हैं लोग। ठीक है। माधवाचार्य, इनका जन्म जो है कर्नाटका में हुआ। ठीक है। कर्नाटका में हुआ। इनकी जो इनका संप्रदाय था ये ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की इन्होंने। ठीक है। दार्शनिक मत इनका द्वैतवाद था। दर्शन विचार की बात करें तो माधवाचार्य ने शंकराचार्य के अद्वैतवाद एवं रामानुज के विशिष्ट दैववाद को बाद में खंडन किया तथा द्वैतवाद की प्रतिपादन किया। ठीक है। माधवाचार्य में निर्गुण ब्रह्म के स्थान पर विष्णु की प्रतिष्ठा स्थापित की। इन्होंने जगत को ब्राह्मण नारायण में पृथक माना। ठीक है। माधवाचार्य ने आत्मा एवं परमात्मा को अलग अलग मानते थे। माधवाचार्य ने भक्ति मार्ग को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया। इन्होंने 3 मार्गों को मोक्ष मार्ग बताया। क्या था इनका? कर्म, ज्ञान और भक्ति। ठीक है। इन्होंने अपने उपदेश कन्नड़ भाषा में दिए।
इनके उपदेशों को संकलन सूत्रभाष जय तीर्थ द्वारा लिखित में किया गया। ठीक है। माधवाचार्य ने चरित्र की शुद्धता, अहिंसा, सत्य, संतोष, सादगी, ज्ञान, अपरिग्रह और ईश्वर की भक्ति पर विशेष जोर दिया। ठीक है। नेक्स्ट है निवार्क। जन्म इनका बेल्लारी जिला मद्रास में हुआ था। ठीक है सॉरी। संप्रदाय की बात करें तो ये सनक संप्रदाय से थे। ठीक है। दार्शनिक मत इनका द्वैतवाद था। कार्य क्षेत्र इनका वृंदावन क्षेत्र में। ठीक है। दर्शन विचार की बात करें तो ये सगुण भक्ति के समर्थक थे। कृष्ण को शंकर का अवतार मानते थे। इन्होंने द्वैतवाद व अद्वैतवाद दोनों सिद्धांतों को मिलाकर द्वैतवाद प्रतिपादन किया। ठीक है। निम्नकार को सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। इन्होंने 10 श्लोकी सिद्धांत रत्न की रचना की। ठीक है। नेक्स्ट है अलवार संत। अलवार संत एक केशववादी थे। कैसे थे ये? एक केशववादी थे। ये विष्णु की भक्ति एवं पूजा में मोक्ष प्राप्त करने में विश्वास रखते थे। ठीक है। अलवार संत कुल 12 संत थे। ठीक है। जैसे पल्लव देश, पोईगई, बुतार, प्यालवार, तिरुमलीराई। ठीक है। चेर देश में कुलशेखर चेर देश के एकमात्र संत थे। पांड्य देश में जो है नम्मालवार, मधुर कवि, पेरियालवार, अंडाल। ठीक है। ये अलवारों में एकमात्र महिला थी। कौन? अंडवाल। ठीक है। चोल देश में तोंडर दिया योडी, तियपान, तियमंगई। ठीक है। नैनवार संत में नैनवार संत शिव भक्ति थे। इनकी संख्या 63 बताई जाती है। ठीक है। नैनवारों के भक्ति गीतों को देवारम नामक संकलन में संकलित किया गया है। प्रमुख नैनवार संत निर्वा, बुक्कम ऋषु, त्रिज्ञान, समंदर, सुंदरमूर्ति एवं मणिका वाचार है। ठीक है। उत्तर भारत के जो प्रमुख संत थे रामानंद, सूरदास, चैतन्य, बलगाचार, मीराबाई, दादू दयाल, मलुकवास। ठीक है। रामानंद के कुछ जो शिष्य थे जैसे धन्ना, पीपा, रैदास, कबीर, पद्मावती। ठीक है। ये लोग किसके थे? रामानंद के शिष्य थे। ठीक है। नानानंद, जन्म इलाहाबाद में इनका हुआ था रामानंद का। ठीक है। इनके संप्रदाय जो थे वो रामानंदी संप्रदाय श्री संप्रदाय थे। ठीक है। कार्य क्षेत्र जो इनका था वो बनारस में था, वाराणसी में। गुरु जो थे इनके राघवानंद थे। ठीक है। दर्शन और विचार की बात करें, ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने ईश्वर की आराधना का द्वार महिलाओं के लिए खोला। रामानंद प्रथम संत थे जिन्होंने हिंदी भाषा में अपने विचारों को प्रचारित किया। रामानंद ने ब्रह्मा आडंबरों का विरोध करते हुए ईश्वर की सच्ची भक्ति तथा मानव प्रेम पर बल दिया। रामानंद भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर लेकर आए। ठीक है। नेक्स्ट है सूरदास। इनका जन्म जो है रुनकता आगरा में हुआ था। गुरु जी थे इनके वल्लभाचार्य थे। रचनाएं इनकी सूर सागर। ठीक है। सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली। ठीक है। ये भक्ति आंदोलन की सगुण धारा के कृष्ण मार्गी शाखा के प्रमुख थे। ठीक है। कृष्ण में इन्होंने पूरा जीवन बिता दिया। सूरदास ने वल्लभाचार्य से वल्लभ संप्रदाय में दीक्षा ग्रहण की थी। ठीक है। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा गया है। सूरदास मुगल शासक अकबर के क्या थे? समकालीन थे। ठीक है। इसको ज़रूर आप लोग याद करिएगा। अकबर के कौन थे? समकालीन थे। ठीक है। रैदास, इनका जन्म जो है वाराणसी में हुआ था। ठीक है। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। उपाध्याय इनकी संतों का संत बोला जाता है। ठीक है। इनका रविदास रामानंद के शिष्य थे। ठीक है। ये कबीर के समकालीन थे जो रैदास थे। रैदास ने ईश्वर के प्रति समर्पण का प्रचार किया एवं अवतारवाद का विखंडन किया। इन्होंने रैदास की स्थापना की। ठीक है। नेक्स्ट है रैदास ने ईश्वर के प्रति समर्पण का प्रचार किया एवं अवतारवाद का विखंडन किया। इन्होंने रैदास की स्थापना की। ठीक है। नेक्स्ट है वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य, इनका जन्म जो वाराणसी में हुआ था। इनकी उपाधि थी जगत गुरु। ठीक है। इनकी उपाधि थी जगत गुरु, महाप्रभु, श्रीमदाचार्य। इनका जो दार्शनिक मत था शुद्ध अद्वैतवाद। संप्रदाय जो था वो रुद्र संप्रदाय था। ठीक है। वल्लभाचार्य वैष्णव धर्म के कृष्णमार्गी शाखा के दूसरे महान संत थे। वल्लभाचार्य को शासक कृष्णदेव राय ने संरक्षण प्रदान किया था। वल्लभाचार्य ने शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। ये कृष्ण के उपासक थे। श्रीनाथ जी के रूप में इन्होंने कृष्ण भक्ति पर बल दिया
वल्लभाचार्य ने भक्तिवाद के पुष्टि मार्ग की स्थापना की। वल्लभाचार्य ने सगुण भक्ति का मार्ग अपनाया था। ठीक है, नेक्स्ट है विट्ठलनाथ। ये वल्लभाचार्य के पुत्र एवं उत्तराधिकारी थे। इन्होंने कृष्ण भक्ति को लोकप्रिय बनाया। अष्टछाप 8 कवियों का समूह था, इसकी स्थापना विट्ठलनाथ ने की। इसमें शामिल जो कवि थे वो कवि कुंभन दास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, गोविंद दास, क्षिति स्वामी, नंददास, चतुर्भुज। ठीक है, कुछ इस प्रकार थे। विट्ठलनाथ अकबर के समकालीन थे। ठीक है, नेक्स्ट है कबीरदास। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, वाराणसी में। ठीक है, कहानी आप लोग जानते होंगे, जुलाहा और दंपत्ति ने इनका पालन पोषण किया था। इनकी जो मृत्यु हुई थी संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। गुरु थे इनके जो रामानंद। ठीक है, शिष्य थे इनके दादू दयाल एवं मलूक दास। कबीर सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ठीक है, क्वेश्चन अगर पूछेगा कबीर किसके समकालीन थे, सिकंदर लोदी के। ठीक है, कबीर निर्गुण ब्रह्मा के उपासक थे। कबीर ने एकेश्वरवाद को अपनाया। कबीर ने आत्मा एवं परमात्मा को एक माना है। कबीर ने मूर्ति पूजा का खंडन किया। ठीक है, कबीर हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। कबीर की विचारधारा विशुद्ध अद्वैतवादी थी। कबीर के सिद्धांतों को उनके शिष्य धर्मदास के बीजक में संकलित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है चैतन्य महाप्रभु। इनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ। वास्तविक नाम जो इनका नाम था वो विशंबर था। बचपन का नाम जो था वो निभाई था। गुरु थे जो इनके थे केशव भारती थे। वृंदावन को तीर्थस्थल के रूप में स्थापित करने के लिए चैतन्य ने 6 गोस्वामियों को भेजा। ठीक है, चैतन्य वैष्णव धर्म के कृष्ण मार्गी शाखा से संबंधित थे। चैतन्य ने भक्ति की कीर्तन प्रणाली की शुरुआत की। बंगाल में उनके अनुयायी उन्हें भगवान विष्णु एवं कृष्ण के अवतार मानते थे। चैतन्य ने गोसाई संघ की स्थापना की। उन्होंने वृंदावन में राधा और कृष्ण को आध्यात्मिक स्वरूप प्रदान किया। चैतन्य महाप्रभु के दार्शनिक सिद्धांत को अचित विष्टा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट है चैतन्य वैष्णव धर्म के कृष्ण मार्गी शाखा में संबंधित थे। चैतन्य ने भक्ति की कीर्तन प्रणाली की शुरुआत की। बंगाल में उनके जो अनुयायी थे उन्हें भगवान विष्णु एवं कृष्ण के अवतार मानते थे। चैतन्य ने गोसाई संघ की स्थापना की। उन्होंने वृंदावन में राधा और कृष्ण को आध्यात्मिक स्वरूप प्रदान किया। चैतन्य महाप्रभु के दार्शनिक सिद्धांत को अचित भेदाभेद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मीराबाई। इनका जन्म था वो मंडला राजस्थान के कुदगी ग्राम में हुआ था। इनके जो गुरु थे वो रैदास थे। पति इनके भोजराज थे। ठीक है, मीराबाई अपने इष्टदेव कृष्ण की भक्ति पति के रूप में करती थी। ठीक है, मीराबाई की तुलना प्रसिद्ध सूफी महिला रबिया से की जाती है। मीराबाई के भक्ति गीत को पदावली है वो कहा जाता है। ठीक है, मीराबाई ने गीत गोविंद पर टीका लिखी है। मीरा के पति का नाम रतन सिंह राठौर था। मीरा की जो मृत्यु थी वो द्वारिका गुजरात में हुई। ठीक है, नेक्स्ट है तुलसीदास। तुलसीदास का जो जन्म हुआ वो बांदा जिला उत्तर प्रदेश में हुआ। तुलसीदास मुगल शासक अकबर के समकालीन थे। ठीक है, तुलसीदास ने सगुण ब्रह्मा को अपनाया। तुलसीदास ने शैव और वैष्णव धर्म को जो संप्रदाय थे उनके बीच एकता स्थापित करने का प्रयत्न किया। तुलसीदास ने अकबर काल में रामचरितमानस की रचना की। ठीक है, जो अवधी भाषा में है। अवधी भाषाएं जो है जैसे जो फैज़ाबाद और बाराबंकी, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर ज़िला कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। बाकी ब्रज भाषाएं जो है आपकी मेरठ के क्षेत्र में, आगरा के क्षेत्र में। ठीक है, और आपकी मथुरा के क्षेत्र में यहाँ बोली जाती हैं। उसके बाद दिल्ली में खड़ी बोली जाती है। ठीक है, और पूर्वांचल में जो है आपके भोजपुरी बोली जाती है। अवधी भोजपुरी मिक्स बोली जाती हैं। बोलियाँ सबकी अलग अलग है। ठीक है, तुलसीदास ने भी श्री राम को अपनाया। इष्टदूत माना है। इनकी भक्ति में लीन रहते थे। ठीक है,
इनकी रचनाएं जो हैं, रचनाएं आप देख लीजिएगा, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, दोहावली, ठीक है, बैराग संदीवनी, रामलला, नहदू, नछू, ठीक है, पार्वती मंगल आदि, ठीक है। दादू दयाल, इनका जन्म जो है अहमदाबाद गुजरात में हुआ। गुरु जी उनके कमाल थे, ठीक है, जो कबीर के पुत्र थे। संप्रदाय की बात करें तो ब्रह्मा संप्रदाय। दादू कबीर पंथी थे। दादू निर्माण भक्ति के समर्थक थे। दादू ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया, भक्ति को राजस्थान में फैलाया, ठीक है। दादू अकबर के क्या थे, समकालीन थे, ठीक है। नेक्स्ट है सिख जो संप्रदाय। सिख संप्रदाय के जो 10 गुरु थे, गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। ये 1469 से लेकर 1538 तक थे। इन्होंने क्या किया, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया था, ठीक है। ये अवतारवाद, यज्ञ और कर्मकांड का विरोध इन्होंने किया था, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट है गुरु अंगद। गुरु अंगद जो थे गुरमुखी लिपि के जनक थे, ठीक है। इनको लहना बाबा श्रीचंद्र भी बोला जाता था। नेक्स्ट है गुरु अमरदास। 1752 ईस्वी से लेके 1774 ईस्वी तक ये थे, ठीक है। गुरु प्रसार हेतु 22 गद्दियों का निर्माण इन्होंने किया था, ठीक है। इन्होंने अकबर से पंजाब में मुलाकात भी की थी, ठीक है। इन्होंने जो है सिख धर्म में सती प्रथा, पर्दा प्रथा व शराब सेवन का विरोध किया था, ठीक है। किसने, गुरु अमरदास ने, ठीक है। नेक्स्ट है गुरु रामदास। अमृतसर जो शहर है, इसकी स्थापना की थी इन्होंने, ठीक है, गुरु रामदास ने। जो 1577 ईस्वी में अकबर ने क्या किया था, इनको 500 बीघा ज़मीन दी थी, जिसमें एक प्राकृतिक तालाब बनवाया था। इसी तालाब के किनारे जो है अमृतसर शहर की स्थापना हुई, ठीक है। स्वर्ण मंदिर वहाँ पे बना बाद में, ठीक है। नेक्स्ट है गुरु अर्जुन दास। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन इन्होंने किया था, ठीक है। स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया इन्होंने। जहांगीर के समय में क्या हुआ, इनको फांसी दे दी गई, ठीक है। जो हरमिंदर साहब थे, इनके समय में जो रणजीत सिंह, इनके द्वारा क्या हुआ, इसमें सोना जड़वाया गया था, ठीक है, स्वर्ण मंदिर में। गुरु हरगोविंद, इन्होंने क्या की थी, अकाल तख्त की स्थापना किया था इन्होंने। गुरु हर राय, मुगलों के उत्तराधिकारी, युद्ध में भाग लिया था इन्होंने। गुरु हरिकृष्णा, अल्प वयस्क अवस्था में मृत्यु हो गई इनकी, ठीक है। गुरु तेग बहादुर, औरंगजेब ने फांसी दे दी इनको, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह, खालसा सेना का गठन किया था इन्होंने, ठीक है। गुरु नानक सिख धर्म के जो संस्थापक थे, गुरु नानक थे, ठीक है। ये हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक भी थे, ठीक है। अवतारवाद और यज्ञ पर कर्मकांड का विरोध करते थे, ठीक है। नेक्स्ट है गुरु अंगद। ये गुरमुखी लिपि के जनक थे, गुरु अंगद, ठीक है। और जो लंगर की व्यवस्था थी, जैसे आप जाएंगे गुरुद्वारा में जाएंगे तो वहाँ लंगर मिलता है, फ्री में भोजन उपलब्ध कराया जाता है। और बड़े बड़े शहरों में अभी भी लगता है, सिख लोग करवाते हैं, तो लंगर की व्यवस्था करवाई थी। गुरु अमरदास, गुरु प्रसार हेतु 12 गद्दियों का निर्माण करवाया था इन्होंने, ठीक है। और सती प्रथा, पर्दा प्रथा, शराब सेवन पर इन्होंने प्रतिबंध लगवाया था। अकबर से जाके इन्होंने मुलाकात की थी, ठीक है। नेक्स्ट है गुरु रामदास, अमृतसर के संस्थापक हैं ये जो है। अमृतसर शहर की स्थापना हुई। अकबर ने क्या किया, 1577 ईस्वी में 500 बीघा ज़मीन दी थी, जिसमें एक प्राकृत जो था वो तालाब भी था, ठीक है। नेक्स्ट है गुरु अर्जुन दास। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया इन्होंने, स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है। जहांगीर ने फांसी दे दी इनको इसी समय में, ठीक है। जो रणजीत सिंह थे ना, रणजीत सिंह हरविंदर साहब ने सोना जड़वाने का काम किया था, ठीक है। और अंग्रेज़ों ने इसको नाम जो है स्वर्ण मंदिर दे दिया था।
गुरु हरगोबिंद, अकाल तख्त की स्थापना की इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट है गुरु हरराय, मुगलों के उत्तराधिकारी थे और युद्ध में भाग लिया था इन्होंने, ठीक है। गुरु हरराय, इनके 2 पुत्र थे, राम राय और हरकिशन राय, ठीक है। नेक्स्ट है गुरु तेग बहादुर, औरंगजेब ने इसे फांसी दे दी थी, ठीक है। नेक्स्ट है गुरु गोबिंद सिंह, खालसा सेना का इन्होंने गठन किया था। जो इनका जन्म था गुरु गोबिंद सिंह का, इनका जन्म तो पटना में हुआ था। इन्होंने पंजाब के आनंदपुर में अपना एक मुख्यालय बनाया था, ठीक है। और 1699 ईस्वी में, इसके पहले इन्होंने क्या किया था, एक खालसा का गठन भी किया था, ठीक है। और जो केस, जैसे इनके जो प्रत्येक सिख जो धर्म है इनका 5 कार्य करने के लिए बोला था, जैसे केस, कंघा, कड़ा, पगड़ी जो बांधते हैं, ठीक है, कृपाण, चाकू, ये इन्होंने ही लागू करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट है गुरु नानक देव, जन्म इनका ननकाना साहिब तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था, मृत्यु इनकी करतारपुर में हुई थी, ठीक है। दार्शनिक मत की बात करें तो एकेश्वरवाद, कबीर का मार्ग अपनाया था इन्होंने। ये निर्गुण ब्राह्मण की उपासना पर बल देते थे, ईश्वर एक है इन्होंने बोला, ठीक है। एकेश्वरवादी थे, नारी मुक्ति की दिशा में कार्य किए, ये सती प्रथा का विरोध किया इन्होंने, लंगर सामूहिक भोज की शुरुआत की, ठीक है। नानक देव ने दौलत खां लोधी के यहाँ नौकरी की थी। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट है प्रमुख मत एवं प्रवर्तक अद्वैतवाद जो थे वो शंकराचार्य थे, ठीक है, शंकराचार्य। विशिष्ट द्वैतवाद ये रामानुज थे। द्वैतवाद ये निवारक थे। शुद्ध द्वैतवाद ये वल्लभाचार्य थे। द्वैतवाद ये माधवाचार्य थे। भेदभाववाद भास्कराचार्य थे, ठीक है। शैव विशिष्ट द्वैतवाद श्रीकंठ थे, ठीक है। संत उनके जो संप्रदाय थे, जैसे रामानुजाचार्य ये श्री संप्रदाय के थे, माधवाचार्य ये ब्रह्म संप्रदाय के थे, वल्लभाचार्य ये रुद्र संप्रदाय के थे, ठीक है। तुकाराम ये जो वारकरी संप्रदाय के थे, रामदास ये दरकरी संप्रदाय के थे, माधवाचार्य ये हरियाली संप्रदाय के थे, निम्बार्क ये सनक संप्रदाय के थे, गुरु नानक ये सिख संप्रदाय के थे, जगजीवन साहब सतनामी संप्रदाय के थे, ये शंकराचार्य ये स्मृति संप्रदाय के थे, ठीक है। निर्गुण एवं सगुण ब्रह्म से संबंधित संत जो थे, सगुण ब्रह्म उपासक जो थे निम्काचार्य थे, रामानुजाचार्य थे, माधवाचार्य थे, सूरदास, मीराबाई, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, तुलसीदास आदि थे, ठीक है। निर्गुण ब्रह्म जो उपासक थे कबीरदास, दादू दयाल, रामानंद, रैदास, गुरु नानक, ठीक है। निर्गुण भक्ति, इसके अनुसार ईश्वर निराकार है, इसका कोई रूप नहीं है, इसमें मूर्ति पूजा एवं अवतारवाद को स्थान नहीं है, ठीक है। सगुण भक्ति, इसके अनुसार ईश्वर शरीरधारी है, वह रंग, रूप, आकार, दया, क्रोध आदि गुणों से युक्त है, इसमें मूर्ति पूजा एवं अवतारवाद को बाद का स्थान दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है शेरशाह सूरी द्वारा किए गए कुछ सुधार, ठीक है। शेरशाह का प्रशासन अत्यंत केंद्रीकृत था, मंत्री स्वयं निर्णय ले सकते थे। शेरशाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को 47 सरकारों में विभाजित किया था। शेरशाह ने बंगाल सूबे को 19 सरकारों में विभाजित किया था। सिकदार का पद यह सैनिक अधिकारी होता था, ठीक है। मुंसिपान यह एक न्यायिक अधिकारी था, ठीक है। मुंसिपान इसको आप लोग याद करिएगा। शेरशाह की लगान व्यवस्था मुख्य रूप से रैयतवाड़ी थी, जिसमें किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया गया, ठीक है। शेरशाह ने उत्पादन के आधार पर भूमि को 3 श्रेणियों में बांटा था, अच्छी, मध्यम एवं खराब भूमि। जरीबाना यह भूमि सर्वेक्षण शुल्क था। महाशिलाना यह कर संग्रह शुल्क था, ठीक है। गांव में कानून व्यवस्था स्थापित करने का काम चौधरी एवं मुकद्दम नामक 2 मुखिया जो होते थे, चौधरी और मुकद्दम, ठीक है, स्थानीय मुखिया करते थे। शेरशाह सूरी ने सड़क निर्माण पर बहुत बल दिया। शेरशाह सूरी मार्ग, जिसमें वर्तमान में ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड कहते हैं, इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट है शेरशाह सूरी ने चांदी का रुपया 180 ग्रेन तथा तांबे का दाम 380 ग्रेन नामक सिक्के चलवाए। शेरशाह ने रोहतासगढ़ नामक किला बनवाया, ठीक है। रोहतासगढ़ नामक किसने किला बनवाया? शेरशाह ने। कानूनगों ने शेरशाह सूरी के लिए कहा है कि वह बाहर से मुस्लिम था, अंदर से हिंदू था, ठीक है।
बहुत ही सहिष्णु आदमी था, ये बहुत ही अच्छा आदमी था। इन्होंने सराय बनवाई थी कि चोरी ना हो सके। और इसके समय में ऐसा था कि कोई भी वृद्ध व्यक्ति भी, अगर कोई भी आदमी जा रहा है, रात के टाइम भी जा रहा है, तो उसका कोई सामान छीनता नहीं था, डर की वजह से। नेक्स्ट है गुप्तकालीन प्रशासन। मुगल प्रशासन सैन्य शक्ति पर आधारित एक केंद्रीकृत व्यवस्था थी जो नियंत्रण एवं संतुलन पर आधारित थी। ठीक है, केंद्रीय प्रशासन की बात करें, अकबर के शासनकाल में 4 मंत्रिपरिषद थे। वजीर जो वकील था, दीवान, मीर बख्शी एवं सद्र। ठीक है, वजीर यह साम्राज्य का प्रधानपति होता था। इसे सैनिक एवं असैनिक दोनों मामले असीमित अधिकार प्राप्त थे। ठीक है, नेक्स्ट है दीवान। अकबर ने वजीर के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए इस पद की स्थापना की। यह वित्त एवं राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता था। कौन? दीवान। ठीक है, दीवान क्या होता था? वित्त एवं राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता था। सम्राट की अनुपस्थिति में वह शासन के साधारण कार्यों को देखता था। ठीक है, नेक्स्ट है मुगल काल में असद खान ने सर्वाधिक 31 वर्ष तक दीवान के पद पर कार्य किया। किसने? असद खान 31 वर्ष तक दीवान के पद पर कार्य किया मुगल काल में। ठीक है, सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट है दीवान की सहायता के लिए कुछ अधिकारी होते थे, जैसे दीवान खालिसा, शाही भूमि की देखभाल करने वाला। ठीक है, शाही भूमि की देखभाल करने वाला। दीवान तन, वेतन एवं जागीर की देखभाल करने वाला। मुस्तौफ़ी, आय व्यय का निरीक्षण करने वाला। ठीक है, नेक्स्ट मुशर्रिफ। नेक्स्ट है मीर बख्शी, ये सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। किसका? सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। इसका कार्य सैनिक की भर्ती करना, सैनिकों का हुलिया रखना, रसद प्रबंध करना, सेना में अनुशासन बनाना, सैनिकों के लिए हथियार, ठीक है, हाथी घोड़े का प्रबंध करना, शाही महल की सुरक्षा करना। ठीक है, इसी काम होता था। मनसबदारी व्यवस्था को सुचालक रूप से चलाना। ठीक है, मीर समा, अकबर ने इस पद की स्थापना की। यह घरेलू मामलों का प्रधान होता था। यह सम्राट के परिवार, महल तथा उसकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। इसके पास साम्राज्य के अंतर्गत आने वाली कारखानों के प्रबंध का स्वतंत्र भार होता था। ठीक है, सदर कुल, सदर सुदूर, यह धार्मिक मामलों में बादशाह का सलाहकार था। इसे शेख उल इस्लाम भी कहा जाता था। मुगल काल में सर्वप्रथम सदर शेखदाई था। ठीक है, प्रांतीय प्रशासन की बात करें, सूबे जो प्रांत कहलाते थे, मुगल साम्राज्य सूबों में बटा हुआ था। प्रमुख सर्वोच्च अधिकारी सिपह सलार सूबेदार होता था। सूबा जिलों में विभाजित था। सरकार, जिसको जिला बोला जाता था, सर्वोच्च अधिकारी इसका फौजदार होता था। सरकार परगनों में विभाजित था। ठीक है, परगना महाल में थी, सर्वोच्च अधिकारी सिकदार होता था। परगना गाँव से मिलकर बनता था। ठीक है, कई गाँव मिलकर एक परगना बनता था। गाँव जो ग्राम था, सर्वोच्च अधिकारी इसका मुकद्दम या चौधरी होता था या खुद होता था। ठीक है, सूबे प्रांत का प्रशासन, अकबर ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को 12 सूबों में विभाजित किया था। अंतिम समय में दक्षिण भारत के बरार, खानदेश एवं अहमदनगर को जीतकर सूबों में शामिल कर दिया। अतः कुल सूबों की संख्या 15 हो गई थी। ठीक है, सूबे जैसे अलग अलग स्टेट होते थे, वैसे पहले सूबा बोला जाता था। शाहजहाँ ने कश्मीर, ठट्टा और ओडिशा को स्वतंत्र सूबा बना दिया। अतः शाहजहाँ काल में सूबों की संख्या 18 हो गई। ठीक है, औरंगजेब ने बीजापुर एवं गोलकुंडा को जीतकर साम्राज्य में मिलाने पर सूबों की संख्या कितनी हो गई? 20 हो गई। सूबों के अधिकारी जो होते थे, सिपह सलार, सूबेदार और गवर्नर बोला जाता था उनको। यह सूबे का प्रमुख अधिकारी होता था। इसे सूबे के संपूर्ण सैनिक व असैनिक अधिकार प्राप्त थे। मुगल काल में सूबेदारों को किसी भी राज्य में संधिया तथा सरदारों को मनसब प्रदान करने का अधिकार नहीं था। गुजरात के सूबेदार टोडरमल को राजपूत से संधिया एवं मनसब प्रदान करने का अधिकार दिया गया था। ये एक अपवाद था, क्योंकि जो गुजरात के जितने भी थे क्षत्रिय वंश के थे, वो क्या करते थे, मुगल जो काल था, मुगल काल में बहुत ज़्यादा उत्तराधिकारी बने थे। ठीक है, प्रांतीय दीवान, इस पद का सृजन अकबर ने सूबेदारों की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए किया था। यह सूबे का वित्त अधिकारी एवं राजस्व प्रमुख था, जबकि सूबेदार कार्यकारिणी प्रमुख था। दीवान का कार्य भू राजस्व व अन्य करों की वसूली करना, आय व्यय का हिसाब रखना, सूबे की आर्थिक स्थिति की सूचना केंद्रीय सरकार को देना। सूबेदार व दीवान एक दूसरे पर नियंत्रण रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट है
बख्शी। नेक्स्ट है बख्शी। बख्शी की नियुक्ति केंद्रीय मीर बख्शी के अनुरोध पर शाही दरबार द्वारा की जाती थी। बख्शी का मुख्य कार्य सूबे की सेना की देखभाल करना था। मीर बख्शी एवं बख्शी में अंतर क्या होता था? प्रांतीय बख्शी सेना को वेतन वितरण का कार्य भी करता था, जबकि मीर बख्शी सेना का वेतनाधिकारी नहीं होता था। केंद्र में वेतन वितरण का कार्य दीवान-ए-तन करता था। ठीक है, केंद्र में दीवान-ए-तन क्या करता था? वेतन का वितरण करता था। प्रांतीय सद्र मीर एवं अदल। सद्र की दृष्टि से यह प्रजा के नैतिक चरित्र एवं इस्लाम धर्म के कानूनों के पालन की व्यवस्था करता था एवं काजी की दृष्टि से न्याय करता था। ठीक है, नेक्स्ट है कोतवाल। सूबे की राजधानी तथा बड़े बड़े नगरों में कानून एवं व्यवस्था की देखभाल करता था। ठीक है, नेक्स्ट है सरकार, जो ज़िले का प्रशासन था। मुगल काल में सरकार ज़िले में फौजदार, आमिल, कोतवाल एवं काजी इत्यादि महत्वपूर्ण जो अधिकारी थे उनको देखते हैं। फौजदार ये ज़िले का मुख्य सब प्रशासक होता था। इसका कार्य ज़िले में कानून व्यवस्था बनाए रखना तथा चोर लुटेरे से जनता की रक्षा करना। शेरशाह के समय यह मुंसिफान कहा जाता था। ठीक है, कालांतर में फौजदार को न्यायिक अधिकार भी दिए गए तथा बाद में यह पद वंशानुगत हो गया। ठीक है, आमिल या अमलगुजार यह ज़िले का वित्त अधिकारी होता था। इसका कार्य लगान वसूल करना तथा कृषि व किसानों की देखभाल करना था। ठीक है, वित्त कच्ची यह लिपिक क्लर्क होता था जो भूमि व राजस्व संबंधी कागज तैयार करता था। ठीक है, नेक्स्ट है कोतवाल। नगर में शांति एवं सुरक्षा स्थापित करना इसका काम था। स्वच्छता व सफाई कार्य एवं न्यायिक कार्य भी करता था ये। ठीक है, खजानदार ये ज़िले का खजांची होता था। काजी ये सरकार यह न्यायिक कार्य करता था। औरंगजेब के समय में काल में जजिया एवं जकात करों की वसूली भी करता था। ठीक है, परगना एवं ग्राम इसका क्या काम था? सिकदार जो होता था परगने का प्रमुख अधिकारी होता था। मुख्य कार्यों की बात करें, मुख्य कार्य परगने में शांति बनाए रखना। आमिल परगने का वित्त अधिकारी, कार्य किसानों का लगान वसूल करना। कानून को परगने में के पटवारियों का प्रधान होता था। ठीक है, जैसे लेखपाल इस टाइम। ग्राम प्रशासन मुगल शासन गांव को एक स्वायत्त संस्था मानते थे जिसके प्रशासन का उत्तरदायित्व मुगलों के अधिकारियों को नहीं दिया जाता था। खुद ग्राम पंचायतें ही अपने गांव की सुरक्षा, सफाई एवं शिक्षा का देखभाल करती थी। ठीक है, जो मुकद्दम और चौधरी होता था यह गांव का प्रधान होता था। ठीक है, अच्छा कुछ नोट्स हैं, जैसे मुफ्ती नामक अधिकारी मुगल काल में बंदरगाहों के प्रशासन की देखभाल करता था। बयुतात मुगल काल में कारखानों को बयुतात कहा जाता था। ठीक है, अच्छा ये लोग आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन आ जाते तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं उस टाइम। खिलत खिल्लत यह एक समान पोशाक थी जिसे बादशाह विशेष अवसरों पर पहनता था। अकबर ने अपने दूत भगवंत दास के साथ महाराणा प्रताप के लिए खिल्लत पोशाक भेजी थी जिसे महाराणा प्रताप ने अकबर के सम्मान में पहना भी था। ठीक है, मुगलकालीन सिक्कों की बात करें, बाबर ने काबुल में चांदी का शाहरुख तथा कंधार में बाबरी नामक सिक्का चलाया। शेरशाह ने शुद्ध चांदी का सिक्का, रुपया तथा तांबे का पैसा चलाया। अकबर ने सोने का सबसे बड़ा सिक्का शावन चलाया। अन्य सिक्कों जो सोने का सिक्का इलाही चलाया, यह गोलाकार था। ठीक है, अकबर ने चांदी का एक वर्गाकार सिक्का जलाली चलाया एवं तांबे का सिक्का दाम चलाया। ठीक है, अकबर ने अपने कुछ सिक्कों पर राम और सीता की मूर्ति का अंकन करवाया। तांबे का सबसे छोटा जो सिक्का था वो जीतल बोला जाता था इस टाइम। ठीक है, जहांगीर ने निशान नामक सिक्का चलाया। शाहजहाँ ने आना नामक सिक्का चलाया। मुगल काल में सर्वाधिक रुपए की ढलाई औरंगजेब के काल में हुई। मुगल काल में टकसाल के अधिकारी दरोगा या दारुल जब कहा जाता था। ठीक है, सिक्कों पर अपनी आकृति खुदाने की शुरुआत जहांगीर ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट है मनसबदारी व्यवस्था। मनसबदारी व्यवस्था सरकारी सोपान व्यवस्था से संबंधित थी। सभी मुगल अधिकारी चाहे वो सैन्य सेवा से संबंध हो या असैन्य सेवा से एक ही सोपान क्रम में संयोजित कर दिए गए थे। मनसब से ओहदा एवं वेतन निर्धारित होता था। ठीक है, मनसबदारी व्यवस्था अकबर ने लागू की थी। मनसबदारी व्यवस्था मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी। ठीक है, इसको आप लोग याद करिएगा, क्वेश्चन आते हैं बार बार। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अकबर ने अपने अंतिम वर्षों में मनसबदारी व्यवस्था में जात एवं सवार नामक दर्द मनसब प्रथा को प्रारंभ किया। मनसबदारों को वेतन जागीर के रूप में या नगद दिया जाता था। ठीक है, परंतु केवल राजस्व प्राप्ति का अधिकार था, प्रशासनिक अधिकार नहीं था। मृत्यु या पदच्युत होने के बाद जागीर वापस करनी होती थी। ठीक है, मनसबदारी में परिवर्तन
जहांगीर ने मनसबदारी व्यवस्था में दुअस्पा एवं सी-अस्पा दर्जे को लागू किया। शाहजहां ने मनसबदारी में मासिक व्यवस्था प्रारंभ की। इसके अंतर्गत मनसबदारों के वेतन जागीर से होने वाली निर्धारित आय के स्थान पर जागीर पर होने वाली वास्तविक आय के अनुसार 12 के मनसबदारों दंड पर निर्धारित किए गए। औरंगजेब के काल में मशूरत व्यवस्था सवार संस्था में अतिरिक्त वृद्धि की गई। ऐसा मनसबदार को किसी महत्वपूर्ण पद या अभियान हेतु नियुक्त करते समय होता था। ठीक है। मनसबदारी व्यवस्था में मराठों की नियुक्ति शाहजहां ने अहमदनगर अभियान से प्रारंभ की। सबसे अधिक मराठा मनसबदार औरंगजेब के समय में हुए। ठीक है। निम्न-अस्पा 2 सैनिक के बीच एक घोड़ा होता था। ठीक है। एक-अस्पा वे सैनिक जिनके पास एक घोड़ा होता था। द्वि-अस्पा वह घोड़ा जिनके पास 2 घोड़े होते थे। सिंह-अस्पा ठीक है वह घोड़सवार जिनके पास 3 घोड़े होते थे। ठीक है। मुगलकालीन राजस्व प्रणाली। मुगल काल में भू राजस्व फसल उत्पादन कर लिया जाता था। इस काल में भू राजस्व के लिए माल-ए-वाजिब, कौन सा माल-ए-वाजिब शब्द प्रयोग किया गया था। ठीक है। आइन-ए-दसाला, इस प्रणाली का वास्तविक प्रणेता टोडरमल था। टोडरमल मंसूर ने सहायता की इसकी, किसकी? टोडरमल की। इसके अंतर्गत अलग अलग फसलों के विगत 10 वर्षों के उत्पादन और इसी के समय के प्रचलित मूल्यों का औसत निकाल कर, ठीक है, उस औसत का 1/3 हिस्सा राजस्व के रूप में वसूला जाता था। यह नगद रूप में होता था। इस प्रणाली में 1/10 भाग प्रत्येक वर्ष वसूला जाना था, जिसे माल-ए-हरसाला कहा जाता था। प्रारंभ में दसाला प्रणाली संपूर्ण राज्य में लागू नहीं की गई थी, बल्कि केवल उन्हीं क्षेत्रों में प्रचलित थी जिन क्षेत्रों में जब्ती प्रणाली प्रचलित थी। आइन-ए-दसाला प्रणाली को दक्षिण भारत में शाहजहां के शासनकाल में मुर्शीद कुली खां ने लागू की। दसाला की विशेषताएं: भूमि की माप अनिवार्य एवं उत्पादन का आकलन अनिवार्य हो गया। दस्तूर के आधार पर राजस्व निर्धारण किया गया। ठीक है। राजस्व की वसूली नकदी में होती थी। ठीक है। दसाला के लाभ की बात करें, भूमि माप की जांच संभव थी। अधिकारियों की मनमानी समाप्त कर दी गई। राजस्व की मांग में उतार चढ़ाव कमी कर दी गई। ठीक है। नेक्स्ट है दसाला पद्धति की सीमाएं। उत्पादकता की अनिश्चितता का दंड केवल किसान को ही भुगतना पड़ता था। यह एक महंगी प्रणाली थी। इसमें माप करने वाले के लिए प्रति बीघा 1 दाम की दर में जड़ीमाना दिया जाता था। ठीक है। कनकूत नस्क दानबंदी। औरंगजेब ने नस्क पद्धति अपनाई। इस पद्धति में अनाज की उत्पादकता का आकलन किया जाता था। इसमें पूरे गांव के आधार पर कर निर्धारण होता था। यह पिछले कर निर्धारण पर लगाया गया एक अनुमान था। ठीक है। मुगलकालीन चित्रकला की बात करें, बेजादपुर का राफेल फारस का प्रसिद्ध चित्रकार था। कौन? बेजाद। यह बाबर का समकालीन था। तुझे के बाबरी में बाबर ने बेजाद को अग्रणी चित्रकार कहा। हुमायूं में चित्रकला। मुगलकालीन चित्रकला की नींव हुमायूं में पड़ी। हुमायूं काल के चित्रकार जो थे वो थे मीर सैयद अली, अब्दुल समद। ये दोनों चित्रकार फारस से थे। सैयद अली बेजाद का शिष्य था। ठीक है। सैयद अली क्या था? ये बेजाद का शिष्य था। हुमायूं इन दोनों चित्रकारों को दिल्ली लेकर आया और चित्रकला की शुरुआत की। दस्तान-ए-अमीर हमजा, यह एक चित्रित पांडुलिपि ग्रंथ है जिसको हुमायूं ने शुरू करवाया एवं हुमायूं ने इस कार्य के लिए मीर सैयद अली को नियुक्त किया। बाद में अकबर ने इसको करने के लिए आदेश दिया। 1200 चित्रों का एक संग्रह है। मौलिक ग्रंथ अरबी भाषा में था, जिसे मीर सैयद अली एवं अब्दुल समद के नेतृत्व में फ़ारसी भाषा में अनुदित करवाया गया। ठीक है। अकबरकालीन जो चित्रकार थे, जो अबू समद श्री कलम की उपाधि दी गई इनको। ठीक है। हुमायूं ने मीर सैयद अली को नादिर उल अस की उपाधि दी थी। ठीक है। अकबरकालीन प्रमुख चित्रकार जैसे दसवंत, बसावन, महेश, लाल मुकुंद, सावलदास, अब्दुल समद। ठीक है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, आते हैं ये। रजनामा, यह अकबर के काल में शुरू किया गया महाभारत ग्रंथ का फारसी अनुवाद ग्रंथ था। ठीक है। रजनामा के चित्रों को दसवंत ने बनाया था।
यह चित्रकार का पर्यवेक्षण मोहम्मद शरीफ ने किया था। ठीक है। बसावन अकबर के समय का सर्वोत्कृष्ट चित्रकार था। अकबर के समय छवि चित्रकारी की शुरुआत हुई। ठीक है। आइन अकबरी में 17 चित्रकारों के नाम दिए हैं, जिसमें प्रमुख चित्रकार हैं जैसे दशवंत, बसावन, केशव, महेश, लाल मुकुंद, माधव, सैयद अली, अब्दुल समद। ठीक है। अब्दुल समद, खेमकरण, हरिवंश, जगत एवं राम। ठीक है। जहांगीर कालीन चित्रकला। जहांगीर ने आकारेजा नामक चित्रकार के नेतृत्व में आगरा में चित्रशाला की स्थापना की। जहांगीर के काल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। ठीक है। जहांगीर कालीन चित्रकला की विशेषताएं: मुरक्का एल्बम के रूप में चित्रित बनाने लगे, अलंकृत हाशिए वाले चित्र बनने लगे, चौड़े हाशियों को फूल, पत्ती, पेड़, पौधे व मनुष्य की आकृतियों से अलंकृत किया जाता था। छवि चित्र पर अधिक बल दिया गया। ठीक है। जहांगीर दरबार के जो प्रमुख चित्रकार थे, ठीक है, जैसे अबुल हसन, फारूक बेग, अकारिजा, उस्ताद मसूर, बिशन दास, मनोहर, ठीक है, मोहम्मद मुराद, दौलत, मोहम्मद नासिर, गोवर्धन। ठीक है। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण थे। जहांगीर ने बिशन दास को अपने दूत खान आलम के साथ फारस के शाह के दरबार में चित्र बनाने के लिए भेजा। जहांगीर के समय के सर्वोत्कृष्ट चित्रकार उस्ताद मसूर एवं अब्दुल हसन थे। जहांगीर द्वारा प्रदान की गई उपाधि उस्ताद मसूर, नादिर उल असर, ठीक है, ये दी गई थी उस्ताद मसूर को। ठीक है। अब्दुल हसन को नादिर उल जमा की उपाधि दी गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है उस्ताद मसूर के जो प्रमुख चित्र हैं, जैसे पक्षियों की चित्रकारी, फूल चित्रकारी जो इसका बहुत ही विशेषक था, साइबेरिया का बिरला सारस, बंगाल का अनोखा पुष्प। ठीक है। ये उस्ताद मसूर द्वारा बनाए गए जो प्रसिद्ध थे कुछ चित्र थे। ठीक है। अबुल हसन ये व्यक्ति चित्रों के विशेषक थे व्यक्ति के। ठीक है। इनकी प्रमुख विशेषताएं रंग योजना थी, बहुत बढ़िया पेंटिंग करते थे ये। अबुल हसन ने तुजो के जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ का चित्र बनाया है। ठीक है। इन दोनों लोग को आप लोग याद करिएगा। शाहजहाँ काल में चित्रकारी। शाहजहाँ काल के काल में चित्रकला की अवनति हुई। शाहजहाँ काल के काल में स्थापत्य कला को अधिक महत्व बल दिया जाने लगा। ठीक है। शाहजहाँ काल में जो है जैसे लाल किला वगैरह, ठीक है, और आगरा का ताजमहल, बहुत ज़्यादा जो हुआ कि स्थापत्य कला का विकास होने लगा। ठीक है। शाहजहाँ काल के चित्रकार फ़कीर उल्ला, मीर हासिम, मुरार मोहम्मद नादिर, ठीक है, अनूप एवं चित्रा, कुछ ऐसे थे। औरंगजेब काल में चित्रकारी। औरंगजेब ने चित्रकला को इस्लाम विरुद्ध मानकर बंद करवा दिया, किंतु शासन काल के अंतिम वर्षों में, जब इसका शासन का अंतिम वर्ष चल रहा था, उसने चित्रकारी में कुछ रुचि कर ली। ठीक है। मुगलकालीन स्थापत्य कला। मुगलकालीन स्थापत्य कला इस्लामी एवं भारतीय कला का मिश्रित रूप है। पित्रादुला शैली, संगमरमर पर जवाहरात से की गई सजावट। ठीक है। पित्रादुला जो शैली थी, संगमरमर पर जवाहरात से की गई सजावट मुगलकालीन स्थापत्य कला की अनूठी विशेषता है। ठीक है। आप लोग जब जाएंगे दीवाने आम, दीवाने खास देखिएगा जाके दिल्ली के लाल किले में। ठीक है। देखिएगा आपको किस तरीके से नक्काशी थी, तख्ते ताऊ सब उठा के लेके चले गए, नादिर साहब वगैरह। ठीक है। नेक्स्ट है बाबर कालीन स्थापत्य कला। बाबर ने आगरा के निकट रामबाग बगीचे बनवाए। ठीक है। बाबर ने पानीपत में काबुली बाग में एक मस्जिद बनवाई। ठीक है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। हुमायूं स्थापत्य कला। हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नामक किले की स्थापना की। ये पुराना किला नामक से जाना जाता है। शेर शाह कालीन स्थापत्य कला। शेर शाह ने दीन पनाह के अंदर किला एक कोना मस्जिद का निर्माण किया। शेर शाह ने सासाराम बिहार में शेर शाह के मकबरे का निर्माण करवाया। यह मकबरा अष्टकोणी लोधी शैली पर आधारित है। ठीक है। अकबर कालीन स्थापत्य कला। अकबर कालीन स्थापत्य कला की विशेषताएं मुख्य रूप से बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ। ठीक है। बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ। सतीरों का अधिक उपयोग हुआ। ठीक है। मेहराबों के संरचनात्मक स्वरूप के स्थान पर अलंकरणों के लिए अत्यधिक उपयोग हुआ था। गुंबद लोधी शैली से प्रभावित हुए। लोधी शैली में क्या हुआ, बहुत जो गुंबद है, गुंबद बनाए जाते थे ऊपर मस्जिदों के ऊपर, या फिर जो महल बनते थे उस पर
बना, उसका जो है लोधी शैली से प्रभावित हो गए थे अकबर, ठीक है। कुछ भवनों में संगमरमर का प्रयोग हुआ। अकबरकालीन स्थापत्य को 2 चरणों में बांटा जाता है। प्रथम चरण जैसे आगरा, इलाहाबाद, लाहौर के किले जो आगरा गंगा नदी के किनारे हैं, और आगरा में भी जो किले बने हैं, ठीक है। लाहौर में जो है द्वितीय फतेहपुर सीकरी का निर्माण, और बहुत ही उत्कृष्ट यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। हुमायूं का मकबरा, इसका निर्माण हुमायूं की विधवा बेगा बेगम हाजी बेगम ने शुरू कराया। इसका वास्तुकार मीरक मिर्ज़ा गयास था, ठीक है। यह दोहरी गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा है। 4 बाग पद्धति का प्रयोग इसी मकबरे में किया गया। यह अष्टभुजी आकार का मकबरा है। इसे ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है, ठीक है। आगरा का किला, आगरा किले का वास्तुकार कासिम खां था। इसका निर्माण अकबर काल में हुआ, परंतु जहांगीर महल को छोड़कर अन्य सभी संरचनाओं को शाहजहां ने तुड़वा दिया था, ठीक है। फतेहपुर सीकरी, अकबर ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। यह आगरा से 26 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है, ठीक है। फर्ग्यूसन कहता था इसे। फतेहपुर सीकरी किसी महान व्यक्ति के मस्तिष्क का क्या है, प्रतिबिंब है। कौन कहता था? फर्ग्यूसन, ठीक है। फतेहपुर सीकरी का मुख्य वास्तुकार बहाउद्दीन था। अच्छा, फतेहपुर सीकरी की जो प्रमुख इमारतें हैं, ठीक है, इसको देखते हैं। जैसे दीवान-ए-आम, दीवान-ए-खास, जोधाबाई का महल फतेहपुर सीकरी के भवनों में सबसे बड़ी इमारत है। बीरबल का महल, अबुल फजल का महल, इबादत खाना, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, जहांगीर ने इसे संगमरमर लगवाया था। इसके किसमें? जहांगीर ने। बुलंद दरवाज़ा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। मरियम की कोठी जोधाबाई महल के सामने स्थित है, ठीक है। इस्लाम शाह का मकबरा, वर्गाकार मेहराब का प्रयोग हुआ इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है इस्लाम शाह का मकबरा, वर्गाकार मेहराब का प्रयोग हुआ इसमें। जामा मस्जिद फतेहपुर का गौरव, पत्थर से रुमानी कथा उपनाम है जो, ठीक है। पंचमहल, हवा महल, पिरामिड आकार में 5 मंजिला का भवन बनाया गया इसमें। तुर्की सुल्ताना का महल, ठीक है। पर्ची ब्राउन ने इसे स्थापत्य कला का मोती कहा है, ठीक है। गुप्तकालीन साहित्य की बात करें, प्रमुख पुस्तकें एवं लेखक तुज़्क़-ए-बाबरी, बाबरनामा, यह स्वयं बाबर ने तुर्की भाषा में लिखी है, ठीक है। अच्छा, इसको आप लोग याद करिएगा, ये समझिए कि इम्पोर्टेंट है आप लोगों का, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाबर के समय इस पुस्तक का 4 बार फारसी अनुवाद शाहजहां काल तक हुआ, ठीक है। बाबर के समय फारसी अनुवाद शेख जैतुद्दीन ख्वाजा ने किया। अकबर के समय इसका फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया, ठीक है। हुमायूंनामा, इसकी रचना गुलबदन बेगम थी उन्होंने की थी, ठीक है। अकबरनामा, इसकी रचना अबुल फजल ने की। मुनख्वाब अल तारिक अब्दुल कादिर बदायूनी ने की। आलमगीरनामा मोहम्मद काजिम सिराजी ने की। मासीर आलमगिरी साकिब मुस्तैद खां, मुग़ल राज जो गजेटियर था, जादूनाथ सरकार ने कहा था, ठीक है। प्रमुख पुस्तकों की बात करें जो अनुवाद हुआ था उसका, अकबर ने फैजी के अधीन एक अनुवाद विभाग की स्थापना की। किसके अधीन? फैजी के अधीन। पंचतत्व, इसका फारसी अनुवाद में अबुल फजल ने किया, ठीक है, पंचतत्व का। तुज़्क़-ए-बाबरी, बाबरनामा, फारसी अनुवाद इसका अब्दुल रहीम खान ने खाना, ठीक है। रामायण का बदायूनी ने, लीलावती का फैजी ने, ठीक है। मुग़ल काल में आए कुछ विदेशी यात्री, जैसे अकबर काल में आने वाले विदेशी यात्री, फादर एक्वाविवा, फादर एंथाना, मोसेरात, राल्फ फिंच, जेरोम जेवियर एवं इमैनुअल पिनेरो। जहांगीर काल में आने वाले विलियम हॉकिंस, प्रिटिम जेम्स का प्रथम राजदूत था ये, ठीक है। सर टॉमस रो, पिएत्रो देला वाले, विलियम फिंच, एडवर्ड टेरी पेलसार्ट, ठीक है। शाहजहाँ काल में आने वाले पीटर मूडी, ठीक है, इटावली। जीन बैप्टिस्ट ट्रेवनियर, फ्रांसियर वर्नियर, ठीक है। मैंटेस्लो, निकोआओ मनुची, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट मिलेंगे हम मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास में, ठीक है। उसको भी इसी तरीके से संपूर्ण कराया जाएगा। धन्यवाद।